उत्तराखंड में सीएम तीरथ रावत ने दी महिलाओं को बड़ी सौगात। कुंभ पूर्णागिरि मेले में आने वाली महिलाएं बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा 2022 की जीत की नींव रखेगा सल्ट उपचुनाव। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक। कुंभ को लेकर की गई चर्चा। उत्तराखंड में बेकाबू हुआ कोरोना। राज्य में 787 नए मरीज, 3 संक्रमितों की मौत। एक्टिव केस 5000 के पार। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपणू उत्तराखंड में। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सूबे की मातृशक्ति को सौगात दी है। कुंभ के मुख्य पर्व दिवसों पर यहां पर महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि इन दिनों देवभूमि की धर्मनगरी में महाकुंभ की धूम है। बड़ी तादाद में देश विदेश के श्रद्धालु यहां पर पुण्य लाभ के लिए पहुंच रहे हैं। संतों के अखंडों का वैभव यहां की रौनक बढ़ा रहा है। इस भव्य आयोजन में गंगा मैया के जयकारों और मंत्रोच्चार से धर्मनगरी गूंज रही है। कुंभ का विशेष महत्व होता है। इस दौरान यहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर हरिद्वार आने वाली महिलाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आवाजाही की मुफ्त सुविधा दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूर्णागिरि मेले में आने वाली महिलाओं को भी बसों में आवाजाही की मुफ्त सेवा उपलब्ध होगी। तो वहीं हरिद्वार के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आगामी शाही स्नान से पहले कुंभ ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और प्रशासन की बैठक ली। इस दौरान कई राज्यों से आए पुलिस कर्मियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि शाही स्नान के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं और संतों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार महाकुंभ में सुरक्षा की दृष्टि से 15,000 लोगों का बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही 5,000 स्वयंसेवक कई स्थानों पर अपना सहयोग दे रहे हैं। ब्रीफिंग की गई है। जो ट्रैफिक का प्लान है, यद्यपि 8 तारीख की शाम से ही ड्यूटी लगेगी, लेकिन 9 तारीख से हम लोग ट्रैफिक को स्टेप बाय स्टेप डाइवर्जन स्टार्ट करेंगे। और जो हैवी व्हीकल्स है वो 9 तारीख को सुबह से हैवी व्हीकल्स नहीं चलेंगे। और तो वहीं प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों से कुंभ में हरिद्वार आने वाले देव डोलियों के गंगा स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर और ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने उत्तराखंड की देव संस्कृति को वैश्विक और भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए देवी देवताओं की देव डोलियों के कुंभ स्नान की सभी तैयारियां व्यवस्थित करने के लिए कहा। देव डोलियां 25 अप्रैल को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करेंगी। कैबिनेट मंत्री महाराज ने बैठक में कहा कि उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है, जिसका कण कण स्वयं में देवतुल्य है। परंपरा अनुसार देव देवताओं की डोलियां कुंभ के दौरान हरिद्वार में स्नान करने आती हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन करते हैं। इसी के तहत देव डोलियां स्नान के लिए हरिद्वार कुंभ में आएंगी। महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि देव डोलियों के आगमन के मद्देनजर ऋषिकेश से हरिद्वार तक इनके दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन, मंच पंडाल, जलपान, सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उत्तराखंड की देव संस्कृति, जिसमें उत्तराखंड की देवी देवताओं की डोलियां हरिद्वार स्नान करने आती हैं। इस वर्ष क्योंकि कुंभ पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय सारी देव डोलियां जो हैं हमारे पहाड़ों से उतर करके और गंगा स्नान करने आएंगी। कोरोना काल के कारण बहुत से लोग देवताओं का दर्शन नहीं कर सके, परंतु इस समय कुंभ के अवसर ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम अधिकांश देव डोलियों के दर्शन
हम कुंभ के मौके पर कर सकेंगे। उसकी तैयारियां हमारे सामने हैं और ये 24 तारीख को प्रेमनगर आश्रम में आएंगी और उसके बाद 25 को ये पंतनगर में और ब्रह्मकुंड में करते हुए आगे प्रस्थान करेंगे। ये लगभग 200 के करीब डोलियां आ रही हैं। पहले तो संख्या ज्यादा आई थी, परंतु 200 की संख्या हमारे पास आई है सूचना, और हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा और भी वृद्धि हो जाए। चार धाम के अंदर कैरिंग कैपेसिटी जिस जगह की है उसको देखते हुए निश्चित रूप में कैरिंग कैपेसिटी के अनुकूल ही हम यात्रा को चलाएंगे और इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का लगाना अनिवार्य होगा। और जिस प्रकार से पहले भी यात्रा हमारी चली थी उसी प्रकार की यात्रा हमारी आगे चलेगी। समय काफी सख्ती है और मैं समझता हूं कि जो नेगेटिव रिपोर्ट जो है कोविड की वो ली जा रही है। कल भी मैं बंगाल से आया तो मेरे से भी रिपोर्ट मांगी गई, तो ये निश्चित रूप में पूरी तरीके से एहतियातन बरता जा रहा है और मैं समझता हूं कि हमारी चार धाम की यात्रा सफल यात्रा। कोविड को कंटेन करेंगे, हम कोविड को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से सेग्रीगेशन हो रहा है, जिस तरह से सैनिटाइजेशन की बात की जा रही है, मास्क लगाने की बात की जा रही है, उन सब का ध्यान रखते हुए इसको कंटेन किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन हम लोग करेंगे और जो भी केंद्र सरकार के जो भी निर्देश है उनका पालन होगा। रेल के अंदर यात्री ये देखना चाहता है कि कहां पर पहाड़ों के अंदर कहां पर सुरभ्य स्थान है, कहां पर जाया जा सकता है। चार धाम यात्रा के बारे में सूचना मिलती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे रेल मार्ग में भी इसका प्रचार। तो वहीं उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि उपचुनाव होना है और ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सल्ट उपचुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि ये क्षेत्र जीत के विकास के लिए समर्पित रहे और सुरेंद्र जीना के लिए श्रद्धांजलि होगी। सल्ट दौरे पर पहुंचे कौशिक ने उनके साथ जुड़ी यादें साझा करते हुए कहा कि वे विकास कार्यों में कभी समझौता नहीं करते थे और सत्ता में रहकर भी विकास से संबंधित सवाल बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया करते थे। तो वहीं सल्ट उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा रही है। गुरुवार को रामनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि सल्ट उपचुनाव 2022 में कांग्रेस की जीत की आधारशिला रखेगा। उन्होंने महंगाई, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को जिताया था, सत्ता में आते ही बीजेपी ने उन सब मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। जहां आए दिन महंगाई बढ़ रही है, किसान और बेरोजगार पूरी तरीके से त्रस्त हैं, लेकिन बीजेपी को जनता से इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार अपना कहर बरपा रही है। गुरुवार को प्रदेश में 787 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस की संख्या 5000 पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 29,287 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 1,05,498 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 97,000 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। तो वहीं इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उधम सिंह नगर के सितारगंज में नगर पालिका बोर्ड ने अवर अभियंता के खिलाफ एक आपात बैठक का आयोजन किया, जिसमें अवर अभियंता के स्थानांतरण को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक का आयोजन नगर पालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अवर अभियंता के स्थानांतरण को लेकर उत्तराखंड शासन के सचिव, निदेशक समेत जिले के आला अधिकारियों को पत्र भेजा है, लेकिन शासन और प्रशासन ने बोर्ड की इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया और अनदेखा कर दिया है। बैठक में उन्होंने पालिका में कार्यरत अवर अभियंता को किसी अन्य नगर पालिका में स्थानांतरित करने की मांग की है। मेमोरेंडम कह सकते हैं, उसमें पूरे बोर्ड के हस्ताक्षर हैं, मेरे भी हस्ताक्षर है। मैंने मुख्य सचिव शहरी विकास उत्तराखंड को लिखा है और जिसकी कॉपी प्रतिलिपि मैंने डीएम और एसडीएम को भी करी है। दरअसल हमारा कहना उसमें यह है कि कल हमारे यहाँ एक घटना घट गई। एक ठेकेदार और हमारे यहाँ जो अवर अभियंता तैनात हैं राविंदर सिंह जी, उनमें आपस में किसी बात को लेकर जो है कि कहासुनी हो गई और उसमें दोनों की तरफ से जो है मुकदमे ऐसी जानकारी में आया कि दर्ज हो गए। तो हमारा कहना यह है कि पूर्व में भी हम जो है कि कई लेटर लिख चुके हैं कि राविंदर सिंह जी जो हमारे यहाँ अवर अभियंता है उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन जो है उसने हमारी बात को अनदेखा किया। हमने फिर लिखा है कि इस तरह अगर हमारे यहाँ शांति बनी रहे और काम सुचारू रूप से चलते रहे। अब देखिए कल झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद मामला अव्यवस्थित हो गया, चलते हुए काम अचानक फिर रुक गए और जो है कि जो व्यवस्थाएं थी हमारी बिगड़ गई, यहाँ पर अशांति का माहौल हो गया। तो इसको लेकर हमने लेटर लिखा है कि स्थानांतरण कर दिया जाए और ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो शांतिपूर्ण तरीके। तो वहीं देश दुनिया में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का उत्साह कहीं कोरोना संक्रमण के चलते फीका न पड़ जाए। एक साल बाद फिर से प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जबकि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मई महीने से शुरू होने वाली यात्रा के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वहीं 5 दिन में केदारनाथ हेली सेवा के लिए 8,762 टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की गई है। पिछले साल चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कोरोना की दस्तक से पर्यटन उद्योग को बड़ा आर्थिक झटका लगा था। कोरोना महामारी के भय के चलते चारधाम यात्रा के कपाट खुलने के बावजूद भी यात्रा का संचालन नहीं हो पाया था, जिससे साहसिक पर्यटन गतिविधियां, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, टैक्सी, बस ऑपरेटर, चारधाम में चढ़ने वाला प्रसाद समेत स्थानीय उत्पादों का कारोबार पूरी तरीके से ठप होने से लगभग 2.5 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। चारधाम यात्रा में हमारे द्वारा जो मीटिंग की गई है सभी डिस्ट्रिक्ट्स की, सबसे पहले उनको बोला गया है कि जो बॉटलनेक एरियाज हैं वो चिन्हित करें और जितने भी आपके जो डेंजर जोन्स होते हैं जहां पर जनरली एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं वो चिन्हित किए जाए, ताकि यदि हमें और विभागों से उसमें कोऑर्डिनेट करना है तो वो भी समय से कर लिया जाए। हमारे रेंज स्तर से बुकलेट तैयार की जा रही है पूरे चारधाम यात्रा के लिए, जिसमें सभी टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, चारधाम के अलावा भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर लोग जनरली जाते हैं चारधाम यात्रा के समय, उनके भी डिटेल्स डाले जाएंगे। हमारे सभी जो थाने चौकी हैं उनके डिटेल्स विद फोन नंबर्स डाले जाएंगे और ये बुकलेट तैयार की जा रही है। एक 2 से 3 दिन का कैप्सूल कोर्स भी करवाया जाएगा। जो हमारे टूरिस्ट पुलिस कर्मी रहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जो रूट पर रहते हैं, उन सभी का संख्या, ताकि ये लोग डिसाइड कर लें, इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और एक कोर्स करवाया जाएगा। कुंभ के बाद ही, कुंभ के समाप्त होते ही एक 2 से 3 दिन का। जनपद में और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चे जो या तो सड़कों पे किसी कारणवश भीख मांगते हैं या ऐसे बच्चे जिनको अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए कोई व्यवसाय करना पड़ता है, जैसे कोई गुब्बारे बेचना या छोटी मोटी चीज़ों को बेचना, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उन्हें समाज के एक उपयोगी अंग के रूप में विकसित करने का प्रयास ये ऑपरेशन मुक्ति है। और इस प्रयास के चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया है, कुछ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी चिन्हित किया गया। तो वहीं सितारगंज जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 41वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी का इतिहास और योगदान बताया। इस मौके पर विधायक सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और उपहार भी भेंट किए। सौरभ बहुगुणा ने इस मौके पर कहा कि पार्टी बड़े संघर्षों के बाद स्थापित हो रही है। देश और समाज के लिए भाजपा जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचा रही है। आपको बता दें कि
पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के इस स्थापना दिवस को मनाया। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि उत्तरकाशी में भी इसको लेकर बहुत ही धूमधाम के साथ में इसको मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सितारगंज में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में तमाम मौके पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे और उन तमाम लोगों ने फूल बरसाकर और माला चढ़ा करके एक दूसरे को माला पहनाई और साथ में इस दौरान बीजेपी का जो इतिहास रहा है उसके बारे में चर्चा की गई और ये बताया गया कि किस तरीके से बीजेपी ने संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद आखिरकार कैसे बीजेपी देश और प्रदेश यानी कि उत्तराखंड में सरकार बनाने में और लोगों के मन में अपना स्थान बनाने में कामयाब रही है। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तराखंड के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की नगीना कॉलोनी की तालाब बनी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी कॉलोनी वासी पिछले लंबे समय से मांग कर रहे थे। इधर सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर लोगों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा का कॉलोनी पहुंचने पर फूल और मालाओं के साथ स्वागत किया और आभार जताया। इस दौरान लोगों ने हरेंद्र बोरा जिंदाबाद के नारे लगाए। बताते चले कि लालकुआं क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगीना कॉलोनी की एकमात्र सड़क जो बीते लंबे समय से तालाब बनी हुई थी, ये सड़क चलने लायक नहीं थी। लगातार लोगों के द्वारा इस पर शिकायतें की जा रही थी और आखिरकार अब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जैसा कि मैं भी पहले भी यहाँ आया हूँ और बहुत से लोग आए, राजनीतिक पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है उत्तराखंड में, वो लोग भी यहाँ आए। उनके जो लोकल के नेता हैं वो लोग, उन लोगों ने भी यहाँ दौरा किया। लेकिन जो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं नगीना कॉलोनी में, वो लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि यहाँ पर जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता था कि यहाँ से निकलने में कीचड़ से सन के उनको जाना पड़ता था, चाहे बाज़ार जाएँ चाहे बच्चे स्कूलों को जाएँ। तो मैं और मेरे समर्थकों ने जो है यहाँ पर आकर, मेरे समर्थकों ने कोशिश करी कि यहाँ पर जो है इस समस्या का समाधान किया जा सके और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कीचड़ की समस्या बिल्कुल दूर हो गई है। और लालकुआं विधानसभा में जहाँ भी इस प्रकार की समस्याएं होंगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है भविष्य में उसको दूर किया जा सके। और ऐसी सरकार जो जनता के दुख दर्द में काम नहीं आ रही है, उस सरकार को यहाँ से भगाने का जनता को भी पूरा प्रयास करना होगा। नगीना कॉलोनी बहुत कीचड़ भर जाता था, पानी लग जाता, बहुत परेशानी थी। कौन कौन नेता है? कोई नेता आए तो सुने ना, हरिंदर से बोरा आए तो हमारी रास्ते के माने सावधान करे। तो धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद उनके दे रहे हैं। बहुत परेशानी होती थी, 1 साल से पानी भरा था यहाँ और बोरा जी आए, उनने यहाँ की हमारी समस्या देखी और हमको समझा कि हाँ ये लोग गरीब आदमी इन्हें कीचड़ में डूबे हुए हैं, इन्हें परेशानी में हैं। उनने हमारी समस्या सुन के हमारे लिए समाधान करा। धन्यवाद बोरा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 1 साल से बहुत परेशान थे यहाँ, वो भी लोगों के गंदा नाली का पानी भर रहा था। नेता भी आए देखने के लिए क्या? नेता तो बहुत आए, कितने आए कितने गए। विधायक जी भी आए, 2 बार आए, हम बहुत बार गए विधायक जी के वहाँ, तो उनने सुना नहीं कुछ हमारे। कहा आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, यहाँ नापने को भी।
तो वहीं उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट से बीजेपी विधायक अवतार सिंह बढ़ाना ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 1 लाख किसान दिल्ली कूच करेंगे। बीजेपी सरकार किसानों मजदूरों पर जितना जुल्म करेगी, किसान मजदूर उतना ही मजबूत होकर सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि प्रदेश सरकार ने देवभूमि को पहाड़ और मैदान में बांट देने का घृणित कृत्य किया है। उन्होंने जनता से सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अवतार सिंह बढ़ाना बुधवार को लक्सर में किसान सभा में बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को चुना था, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जनता की उम्मीदों को तोड़ दिया। विधायक अवतार सिंह बढ़ाना ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी बीजेपी से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया था, पर सरकार ने किसान विरोधी बिल लाकर उनका भरोसा तोड़ दिया है। हमारी अभी पीछे जो संयुक्त मोर्चा है किसान यूनियन, उनके जो टॉप 10 लोग थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने आकर मेरे घर पे मुझे एक ड्यूटी दी कि भाई बढ़ाना जी, किसान मजदूरों की हालत इस आंदोलन को लेकर जो घटनाएं घटी हैं उससे शर्मसार है हम सब, पूरा देश है। और लेकिन किसान मर जाएगा, मजदूर खत्म हो जाएगा अगर ये आंदोलन में आवाज नहीं करी। हमेशा मुझे जिस बॉर्डर पे हमारी संख्या बल कम होता था तो मुझे वो ड्यूटी लगा देती। मेरा अपना क्षेत्र है फरीदाबाद लोकसभा, जो दिल्ली बॉर्डर से और मथुरा बॉर्डर तक लगता है। इधर अलीगढ़ लगता है, इधर नोएडा लगता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सराउंडिंग पलवल सबसे कमजोर संख्या बल के मुताबिक किसानों का आंदोलन कमजोर था। फिर मुझे पलवल जो बॉर्डर था केएमपी, उस पर मुझे ड्यूटी लगाई। तो मैंने वहाँ एक मैं कोई लीडर नहीं, कोई संघ का वर्कर नहीं, मैं किसान हितैषी के नाते, और किसान की आवाज दब जाएगी और किसान और मजदूर के खिलाफ जो बिल आया है अगर वो वापस नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियां, नस्लें हमारी नष्ट हो जाएंगी। मेरी ऐसी सोच है, हमें किसान की आवाज को बुलंद करना चाहिए और उस किसान की आवाज बुलंद होगी तो मैं समझता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको दोबारा से विचार कर लेना चाहिए। राजहट अच्छी नहीं होती और जिन पार्लियामेंट मेंबरों को किसान मजदूरों ने जिताकर भेजा है वो अपने गिरहबान में जाके अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि जिन लोगों ने आपको जिताकर भेजा था वो इसलिए भेजा था कि वो हमारे खिलाफ बिल पास करें। तो वहीं चंपावत में मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स सर्विसेज एसोसिएशन की जिला इकाई की ओर से विभिन्न मांगों के लिए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। बुधवार को मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। 21 सूत्री मांगों के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के तहत अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किए जाने पर रोष प्रकट किया। एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोन की अध्यक्षता और महामंत्री जीवन ओली के संचालन में हुई बैठक में 12 अप्रैल को आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन की रणनीति तय की गई। वक्ताओं ने पदोन्नति में शिथिलीकरण और सहित अन्य मांगों को लेकर शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की मांग भी उठाई। इन मांगों के संबंध में कोई भी ऐसा सकारात्मक संदेश संगठन को नहीं मिला है कि हम अपने आंदोलन को समाप्त करें। वही सरकार द्वारा हड़ताल पर पाबंदी जो लगाई गई है, हम इसका भी पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी हड़ताल पूर्व से एक घोषित थी और सरकार द्वारा जो हमारे समझौते हुए थे उन पर आज तक शासनादेश जारी न होने के कारण कर्मचारी मजबूरी में आंदोलन कर रहा है। और सरकार द्वारा जो अलोकतांत्रिक एक शासनादेश जारी किया गया है कि कर्मचारी की हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया जाए। जो प्रदेशी कर्मचारियों की हड़ताल से बनता है उस प्रदेश में इस प्रकार के आदेशों का कोई भी प्रभाव कर्मचारी
तो वहीं उत्तरकाशी में आज जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना। इसके लिए जिलाधिकारी ने उत्तरकाशी के लोनीबी भवन नौगांव में जनता दरबार लगाया, जहां काफी संख्या में लोग पहुंचे। जनता दरबार ने जिलाधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और प्रयास किया कि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। लोग पानी, सड़क, अतिक्रमण, जमीन जैसी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचे थे और जहां कहीं अधिकारियों की कमी नजर आई तो जिलाधिकारी के द्वारा फटकार भी लगाई गई। राज्य सरकार की अपेक्षा यही है कि हम लोग गांव-गांव में जाकर कैंप करें और समस्याओं का जितना निस्तारण हम मौके पे कर सकते हैं उतना करें और जो प्रस्ताव हमें शासन के स्तर के हैं वो तत्काल हम आगे भेजें। तो इसी क्रम में कल नौगांव ब्लॉक में हमने रात्रि शिविर किया था और आज नौगांव ब्लॉक के मुख्यालय में हमने यहाँ पर नगर पंचायत क्षेत्र में हमने एक शिविर आयोजन किया था और ये हमने निर्देश दिए कि हर महीने 6 तारीख को 21 तारीख को मेरे स्तर से या CDO या EDM के स्तर से कोई ना कोई यहाँ पर बैठ के समस्याएं सुनेंगे ताकि हम निश्चित तौर पर उनका समस्या को निस्तारण कर सकें। हो सकता है हम बड़कोट में, मोरी में, पुरोला में आदि अन्य ब्लॉक में भी जाकर रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई उच्च अधिकारी जनपद का जरूर यहाँ पर आके शिकायतों को सुनेंगे। तो इसी क्रम में आज 200 के आसपास शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई हैं और उन पर सभी पर हमने विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो मुख्य विषय जिन पर समस्याएं हैं वो पेयजल से रिलेटेड है, सड़क के मुआवजे से रिलेटेड है या फिर सिंचाई की नहरों को के रिपेयर से रिलेटेड है। तो और कई शिकायतें ऐसी हैं कि हमारे जो विद्यालय की बिल्डिंग्स हैं वो जिनशीन है उनका भी रिपेयरिंग की मांग की गई है। जैसा कि हमें निर्देश मिले हैं, इस बार जिला योजना में हमारा जो फोकस है वो शिक्षा विभाग पे रहेगा और स्वरोजगार पर रहेगा। तो जो फंड्स का अरेंजमेंट हम जिले से कर सकते हैं वो हम जिले से जिला योजना के माध्यम से करेंगे और जहाँ हमें शासन से सहायता की आवश्यकता होगी वहाँ हम उनको प्रस्ताव करके भेजेंगे। तो वहीं सितारगंज पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और सुरेश गंगवार का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने सीसी मार्ग का लोकार्पण किया। इसके अलावा कई अन्य सड़कों का भी लोकार्पण किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सुरेश गंगवार के सामने रखी। उन्होंने जल्द से जल्द उन तमाम समस्याओं के समाधान का आश्वासन लोगों को दिया। यहाँ के जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य जी हैं और इन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत जिस दिन जिला पंचायत सदस्य बने थे, इन्होंने कहा कि सबसे पहले इस मंदिर प्रांगण की बाउंड्री होनी है। तो उसकी घोषणा उसी दिन कर दी थी जिस दिन जिला पंचायत सदस्य का प्रमाण पत्र लेके हमारे पास पहुंचे थे। हमने कहा अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले कार्य होगा। ये सबके सामने काम पूरा करा दिया और इस क्षेत्र में मेरे हिसाब से मैं कोई भी विकास की कमी नहीं छोड़ूंगा। हर तरह से जो लोगों की मांग होगी मैं धीरे धीरे करके पूरे क्षेत्र की मांगों का पूरा कराने का प्रयास माननीय अध्यक्ष जी से कराऊंगा। और रही बात आज इन्होंने यहीं मां के मंदिर में मंदिर निर्माण की बात की, लेकिन सरकारी उसमें हम धार्मिक स्थल का कार्य नहीं कर सकते, इसलिए एक जनमिलन केंद्र इनकी भावनाओं को देखते हुए जरूर जनमिलन केंद्र दिया जा रहा है। उसको ये मंदिर का स्वरूप समझ लें या कुछ भी समझें। और 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ उद्घाटन है इस क्षेत्र में, शक्ति फार्म क्षेत्र में, और पूरे कार्यक्रम आज सुबह से लेकर शाम रात तक कार्यक्रम रहेंगे। एक सुरेंद्र नगर मंदिर में अंतिम कार्यक्रम। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।